तो चलिए, यहाँ तक हमने देखा था, आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो आज बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हम किस तरह कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम अगर ये बोले कॉन्सेंट्रेशन, अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन की जो IUPAC ने कहा है कि कॉन्सेंट्रेशन दैट मीन्स ओनली वन टर्म एंड दैट इज मोलारिटी, बट देर आर सो मेनी टर्म्स अवेलेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल मोलारिटी, मोलारिटी आपने 11th में भी देखी है। अब मोलारिटी जो है उसे जनरली हम क्या कहते हैं, तो मोलारिटी को एक और वर्ड है मोलर, मोलारिटी को मोलर भी कहा जाता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल M। मोलारिटी मीन्स क्या है, तो मोलारिटी मीन्स सबको पता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, सॉल्यूट के जितने मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में हो उसे कहा जाता है मोलारिटी या तो मोलर, जिसे रिप्रेजेंटेड किया गया है कैपिटल M। अब यहाँ जो टर्म है मोल्स, शायद आप सबको पता है कि जो मोल्स है वो क्या है, तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हमें जिसकी भी मोलारिटी निकालनी है सॉल्यूशन की, तो उसके अंदर लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं, तो जो सॉल्यूट है उसके मोल्स हमें पता होने चाहिए। अगर नहीं पता तो हम ऐसे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब सपोज हम इस जो फॉर्मूला है इसको डेफिनेशन देना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे कहते हैं कि एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स, इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे, या तो इसकी डेफिनेशन कैसे कहेंगे। मोलारिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। अगेन मैं बोल रहा हूं, number of moles of solute present in 1 liter volume of solution is known as molarity। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं उसे कहा जाता है मोलारिटी। एक और बात है कि इस फॉर्मूला को हम और थोड़ी बड़ी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो ये जो मोल है ना, यहाँ भी तो मोल है, तो क्या करो, मोल की जगह पर आप इस मोल्स की फॉर्मूला लिख दो। तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये भी एक मोलारिटी को एक्सप्लेन करने का तरीका है, या तो इसे रिप्रेजेंट करने की फॉर्मूला है। अगर कोई कहे कि हम क्या इस फॉर्मूला को कोई अनदर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक और बार कन्वर्ट कर सकते हैं। कहाँ, तो यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो देखो ये क्या है, तो ये था मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर मोल इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर अब ये जो
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो लीटर में नहीं, क्योंकि यहाँ 1000 लिखा है हमने, तो इसे कैसे लिखेंगे हम, ml में लिखेंगे। ओके, तो ये एक लिखने का तरीका है। तो 3 तरीके की फॉर्मूला है, हम जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे लिख सकते हैं। तो आई थिंक यू गॉट इट कि व्हाट इज मोलारिटी। पर एक बात देखो, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं ये कहूँगा कि पूरा लिखो। जनरली आप लोग ये सोचते हो कि हमें एमसीक्यू लिखने हैं तो हम शॉर्टकट जाए, कभी मत करो। याद रखना, फुल एक्सप्लेनेशन जिसको पता है वही एमसीक्यू। एमसीक्यू तरीका है, प्रिपरेशन का तरीका नहीं है, शॉर्टकट। तो मोलारिटी को कैसे समझा जा सकता है? सपोज आपको कहा गया हो कि 0.1 मोलर एसिटिक एसिड CH3COOH ऐसे लिखा है, और हमें ये कहा जाए कि इसका मतलब क्या होगा, 0.1 कैपिटल M CH3COOH मतलब 0.1 मोलर एसिटिक एसिड की सॉल्यूशन है। तो इसे एक्सप्लेन कैसे करिए, तो इसे समझे कैसे? तो 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर 0.1 मोल एसिटिक एसिड है। इसे दूसरा समझना है तो ऐसा समझो कि 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 0.1 मोल एसिटिक एसिड है। ओके, ये क्यों मैंने लिखा, जब मैं कैलकुलेशन करवाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा। जो लोग ये कैलकुलेशन कर चुके हैं उनमें जिन जिन लोगों को दिक्कतें आ रही है, मेरी गारंटी है कि ये वीडियो और उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगा कैलकुलेशन की, ये 2 देख लोगे, आपकी इसकी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम 110% सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो एक देखी हमने मोलारिटी। ओके, चलो दूसरा है हमारे पास मोलालिटी। अब मोलालिटी है, इसे आप मोलल भी कह सकते हो, नॉट मोलर। मोलर मीन्स मोलारिटी, मोलल इज रिप्रेजेंटेड सेकेंड लेटर M, कैपिटल वाला मोलारिटी और सेकेंड वाला मोलालिटी। अब मोलालिटी को कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं लेना है, पर इसकी जगह पर क्या आ गया, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आपके पास 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, जैसे कि सपोज हम कहें कि मेरे पास इसके अंदर 1 किलोग्राम ऑफ H2O है। अब देखो 1 किलोग्राम ऑफ H2O एंड 1 लीटर ऑफ H2O दोनों सेम हो सकते हैं और दोनों सेम नहीं भी हो सकते। कब सेम हो सकते हैं, अगर डेंसिटी जो 1 ग्राम पर ml है तब, पर डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर ml नहीं है तो फिर ये अलग होगा। यहाँ हम कर रहे हैं मोलालिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज रिप्रेजेंटेड इज नोन एज मोलालिटी। डेफिनेशन देनी हो तो मोलालिटी is defined as number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent या तो 1000 ग्राम of solvent is known as molality। इसे भी आप अलग अलग फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो कि ये मोल्स हैं। तो आगे हमने कहा था वैसे कि गिवन मास ऑफ सोल्यूट इन अ ग्राम divided by molecular mass of solute into mass of solvent, और वो भी किस में, किलोग्राम में। ओके,
अगर इस किलोग्राम को ग्राम में लिखना है तो पॉसिबल है। कैसे है? इस फॉर्मूला को बदलाओगे तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हमें यहाँ मास ग्राम में लिखना है तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? 1000। तो आप यहाँ ग्राम में लिख सकते हो। ओके, अगले की तरह मैं इसे भी कहूँगा कि आप इसे समझो कि ये है क्या। सपोज आपको ये कहा है कि 0.1 स्मॉल m एसिटिक एसिड CH3COOH सॉल्यूशन। जानबूझ के हम सेम ही लेंगे ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। अब देखो क्या लिखा हमने, 0.1 मोल एसिटिक एसिड की सॉल्यूशन। तो यहाँ मोलालिटी है। अब मोलालिटी है तो आप इसे कैसे डिफाइन करोगे? तो 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सपोज यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट वाटर है तो हम क्या लिखेंगे? 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। 1 किलोग्राम वाटर के अंदर एसिटिक एसिड के कितने मोल्स है, इसे क्या कहेंगे हम? मोलालिटी। हाँ, अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है तो एक दूसरा तरीका क्या है कि ये जो 1 किलोग्राम है इसे आप 1000 ग्राम भी लिख सकते हो। और अब बच्चे नहीं हो, आपको ये पता होगा। ओके, चलिए तीसरी जो टर्म है एक्चुअली वो है नॉर्मालिटी। पर वो जो टर्म है वो एनसीईआरटी में नहीं, पर हमें करनी चाहिए। नॉर्मालिटी also called normal and represented as capital N. ओके, नॉर्मालिटी। अब नॉर्मालिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, इसकी अगर फॉर्मूला हमें लिखनी है तो हम ये लिखेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन। और चेंज क्या कर सकते हैं? अब आपको शायद पता चल गया होगा कि अगर हमें ये लीटर है उसे ml में लिखना है तो ऊपर क्या लिख देंगे हम? 1000। ओके, चलिए नेक्स्ट है फॉर्मालिटी ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेड एज ए कैपिटल F। तो इसकी फॉर्मूला क्या है? तो इसकी फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ सोल्यूट इन अ ग्राम अपॉन फॉर्मल मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर इस लीटर को आपको ml में कन्वर्ट करना है तो ऊपर 1000 लिखना है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ शायद आपको नहीं लगेगी कि फॉर्मल मास क्या है। एक्चुअली आप ये फॉर्मल मास कैसे निकालना है वो 11th में आपने एक टेबल वाला सम किया था जिसमें कर चुके हो। पर फिर भी अगर मैं कहूँ कि आपके पास ग्लूकोज है C6H12O6, ओके, सपोज हमारे पास ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज के अंदर हमें फॉर्मल मास निकालना है। तो पहले क्या करो, इसकी मॉलिक्यूलर मास निकालो। अब इसकी जो मॉलिक्यूलर मास है वो पता है आपको 1 ग्राम पर मोल, ये इसकी मॉलिक्यूलर मास है ना। अब इस मॉलिक्यूलर मास को फॉर्मल मास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो
यहाँ पर आप नंबर देखो कौन कौन से नंबर है, C6H12O6, तो इनमें से कॉमन नंबर क्या आएगा, एक नंबर जो सब में हो, तो वो 6 है। तो आप इसकी फॉर्मल फार्मूला बना सकते हो C1H2O1। ओके, 6 हमने कॉमन निकाल लिया, तो फॉर्मूला बने, मतलब कौन सा नंबर आपने कॉमन निकाला, 6। तो क्या करो, मॉलिक्यूलर मास को 6 से डिवाइड कर दो, तो आपको मिलेगा 30। तो ये जो 30 है ग्राम फॉर्मल, क्या कहेंगे, ग्राम फॉर्मल, ये इसकी फॉर्मल फार्मूला, फॉर्मल मास ऑफ सॉल्यूट है। दूसरा तरीका अगर आप सोचो तो निकालने का तरीका क्या है, तो भाई एक काम करो, आपको इतना लंबा नहीं जाना है, छोटा पकड़ना है। तो एक काम करो, इसके अंदर C6H12O6, इसके अंदर से कॉमन नंबर कौन सा है, 6, निकाल लो, तो क्या मिलेगा आपको, C1H2O1। ओके, तो अब आप क्या करो, जैसे हम मास निकालते थे वैसे ही, जैसे कि कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 पर 2 हाइड्रोजन है, 2, ऑक्सीजन का 16, ऐसे करके निकाल लो, तो भी आपको क्या मिलेगा, 30। तो ये फॉर्मल मास निकालने का तरीका है जो यहाँ हमें लिखना है। तो मैंने 4 आपको चीज़ें करवाई, कौन सी 4, एक मोलारिटी फॉर्मूला, ये याद रखो, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, मोलालिटी जहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट है, दोनों में यही डिफरेंस है, नॉर्मालिटी जहाँ इसमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है, और यहाँ फॉर्मालिटी के अंदर फॉर्मल मास है। बस इतना डिफरेंस याद रखो, चारों की चारों फार्मूला आप सिंपली याद रख सकते हो। मोस्ट ऑफ बच्चे ऐसे हैं कि जिसको है ना ये फार्मूला याद ही नहीं रहती, मैंने जो डिफरेंस दिखाया उससे याद रखो। और जनरली ये जो फॉर्मालिटी वाला टॉपिक है, ये आपको कह दूँ कि जो फार्मा इंडस्ट्री होती है इसके अंदर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है। एक और चीज़ कह दूँ डिफरेंस जो MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो, मोलारिटी के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, बराबर, मोलालिटी के अंदर कहीं पर भी वॉल्यूम की बात नहीं की है। नॉर्मालिटी के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और फॉर्मालिटी के अंदर है। तो मोलालिटी जिसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक MCQ पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट अफेक्ट विथ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करो तो किसी टर्म पर इफेक्ट नहीं होगा मोलालिटी, क्यों, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। या तो ये कहूँ कि जिसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज अवेलेबल वो सब टर्म्स टेम्परेचर से अफेक्ट हो गए, मतलब टेम्परेचर अप डाउन होगा तो उसकी वैल्यू अप और डाउन हो सकती है। ओके, चलिए अभी ख़त्म नहीं हो गया है। नेक्स्ट, परसेंटेज W/W, मतलब आप कह सकते हो मास बाय मास। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रिप्रेजेंट करने का जो 2 तरीका है। अब आपको पहले तो किसके परसेंटेज निकालने हैं, W/W किसके निकालने हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में 2 चीज़ें हैं, सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। आप किसी के भी परसेंटेज निकाल सकते हो। तो इसकी जो जनरल फार्मूला है वो इस तरह लिखी जाती है कि मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ 1000 नहीं आएगा, परसेंटेज निकालना है, इसीलिए 100 आएगा। अब तो फ़र्क क्या है इसका, हमने क्या कहा कि यहाँ जिसकी आपको परसेंटेज निकालने हैं उसका मास लिखना है और नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लिखना है। अगर हमें परसेंटेज वेट बाय वेट सॉल्यूट के निकालने हैं, सोचो, तो यहाँ पर जो मास लिखेंगे वो सॉल्यूट का लिखेंगे, नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे और इनटू 100 करेंगे। ओके, अब इसका मतलब भी समझ लेते हैं कि इसे किस तरह समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब निकालना हमें सीखना होगा। अब देखिए, सपोज आपको ऐसा लिखा है कि 25% W/W NaOH सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या होगा, सी वन थिंग। अब
आपके पास परसेंटेज मास बाय मास है, तो इसकी आपको कैसे एक्सप्लेन करना है या तो इसको कैसे समझना है। तो यहाँ से इसको समझना है कि 25 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे इसको समझना है। क्या कह रहा हूँ मैं? 25 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आपके पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, इसके अंदर 25 ग्राम NaOH है। गलती से भी यहाँ 1000 या 1 नहीं लिखना है। और ये ग्राम क्यों लिखा है? क्योंकि मास बाय मास है, इसीलिए। तो समझो इसके फर्क को। ओके, दूसरी एक बात, ये जो 100 है वो किसका मास है? सॉल्यूशन का है। मैंने क्या कहा था? सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर आपका 25 ग्राम NaOH प्रपोजन है तो इसका मतलब हुआ 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75 ग्राम ऑफ H2O, या तो ये कहूँ कि सॉल्वेंट। अगर 25% W/W NaOH है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 75 ग्राम वाटर है। और ये जब एक दूसरे में कन्वर्ट वाले सम आएंगे तब दिक्कत देंगे। नेक्स्ट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब क्या है इसका मतलब? तो ये है मास बाय वॉल्यूम। ओके, इसको कैसे समझना है? सपोज हमें परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो कैसे लिखेंगे इसे? मास ऑफ सॉल्यूट इन अ ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। जैसे कि अगर लिखा हो कि 10% W/V NaOH, तो आपको इसको कैसे एक्सप्लेन करना है? क्या समझे हम इसको? तो हम समझेंगे कि ये जो है ना, तो 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो बदल गया आगे वाले से, क्यों? क्योंकि ये मास बाय वॉल्यूम है। ये क्या है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम है, इसीलिए ऊपर मास है वो किसका होगा? NaOH का, 10 ग्राम ऑफ NaOH। नीचे वॉल्यूम है जो सॉल्यूशन का होगा, और इसीलिए 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 क्यों लिखा? क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं लिए। ओके, तो इस तरह इसे कैलकुलेट, देखो डिफरेंस दोनों में देखो, जबकि यहाँ हमने W/W लिखा था, जबकि इसमें W/V है। ओके, चलो तीसरा टर्म है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सपोज सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ओके, तो ये दोनों वॉल्यूम है, ऊपर जिसके वॉल्यूम के परसेंटेज निकालने हैं उसका। सपोज यहाँ हमें सॉल्यूट के निकालने हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और इन दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए क्योंकि दोनों वॉल्यूम है। अब सपोज 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन। अब हमें इसके परसेंटेज निकालने हैं, तो इसके परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो ये जो है 10%, तो 10 ml ऑफ इथेनॉल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 10 ml इथेनॉल है। ओके, इसका मतलब 100 माइनस 10, 90 ml इसमें क्या होगा? वाटर। ओके,
तो इन तीनों का डिफरेंस आपको समझना है। W/W मतलब मास बाय मास, W बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एक और चीज़, अगर आपको कहीं पर ऐसा लिखा है कि 20% एसिटिक एसिड CH3COOH ऐसे लिखा है, अब आप अच्छे से अगर समझे तो इसमें देखो एक चीज़ के पीछे परसेंटेज में यहाँ क्लैरिफाई नहीं किया है कि ये W/W है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, W बाय वॉल्यूम है, ऐसा क्लियर नहीं कहा है। तो IUPAC ने एक डिक्लेरेशन की है, उस हिसाब से अगर परसेंटेज के बाद कुछ नहीं लिखा है तो आपको इसे क्या समझना है, आपको समझना है W/W, मतलब आपको समझना है मास बाय मास। तो अगर एग्जाम्पल कोई पूछे कैलकुलेशन और उसमें परसेंटेज के बाद अगर कुछ लिखा नहीं है W/W या W/V या V/V, तो आपको अपने आप इसे क्या कंसीडर कर लेना है, मास बाय मास। और ऐसे सम NCERT में भी दिया है एक, मुझे जब तक याद है तब तक, तो ऐसा एग्जाम में भी कर सकते हैं कि अगर ना दे तो हमें समझना है मास बाय मास। उसी तरह ये जो कैलकुलेशन है वो इन बेसिस पर चलेगी। ओके, अब दो लास्ट टर्म बाकी रह गए हैं, एक ppm। अब ये जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको शायद पता होगा, पार्ट्स पर मिलियन। अब आपको पता है कि मिलियन मतलब क्या, 10⁶, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख। ओके, तो अब हमें इसमें क्या समझना है कि ये हमें ये कहना चाहते हैं कि सपोज आपको ऐसा लिखा है कि 1 ppm ऑफ CO2 ऐसा लिखा है, तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ टोटल 10 लाख पार्ट्स है, टोटल 10 लाख पार्ट्स है। उन 10 लाख पार्ट्स में से एक पार्ट जो है वो CO2 है, या तो ये कहो कि यहाँ 10⁶ मॉलिक्यूल्स है, टोटल 10⁶ मॉलिक्यूल्स है। ये 10⁶ मॉलिक्यूल्स में से एक जो मॉलिक्यूल है ना वो CO2 का है, इसे कहा जाता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। व्हेन ट्रेसिस ऑफ अमाउंट्स आर प्रेजेंट, बहुत कम मात्रा में अगर कोई प्रेजेंट है कंपोनेंट और उसे अगर रिप्रेजेंट करना है तब ये ppm फॉर्मूला यूज़ की जाती है, तब इसे कहूँ तो हम यूज़ करते हैं। इसकी जो फॉर्मूला है वो किस तरह हमें लिखनी है, तो ppm की जो फॉर्मूला है ppm, तो मास बाय मास इंटू 10⁶, या तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इंटू 10⁶ कंसिडर करना है। मतलब या तो ऊपर दोनों जगह पर मास लिखना है या तो दोनों जगह पर वॉल्यूम लिखना है और 10⁶। ओके, पर याद रखना कि ये इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, 10 लाख में से कितने पार्ट, उसे कहा जाता है ppm। ओके, और लास्ट जो बाकी है वो है मोल फ्रैक्शन, जो आप 11th में पढ़ चुके हो। अब मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, तो मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो ऊपर लिखना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें 100,000 ऐसा कुछ नहीं आएगा। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो ऊपर लिखना पड़ेगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और इस तरह इसको निकाला जाता है। और ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है तो मोल मोल कट हो जाएगा, यूनिट इसका होगा नहीं। इसमें MCQ कह दो कि अगर आपको कोई पूछे कि टोटल मोल फ्रैक्शन
ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो वो होगा 1। कैसे और क्यों? आप सोचो कि मोल फ्रैक्शन जो है वो किस किस चीज़ का निकाला जाता है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो जो है वो, उसमें अगर आप सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालो तो उसका आंसर 1 और 1 से कम होगा। 1 कब हो सकता है ये भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं कैलकुलेशन में कहूँगा, सिखाऊंगा, वो एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन 1 भी पॉसिबल है। पर टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, वो कितना होगा 1, क्योंकि सब मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये भी टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं है, टेम्परेचर से इससे कोई लेना देना नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। और एक बात, पार्ट्स पर मिलियन में W/W हो तो भी अफेक्ट नहीं होगा, और W/W ये भी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगा, बाकी सब में वॉल्यूम है तो वो होगा अफेक्टेड। ओके, अब आप क्या करना, इस लेक्चर को अच्छे से देखो, इसे लर्न करो। सब फार्मूला अगर समझ में ना आए तो वापस फार्मूला समझने की कोशिश करो, वीडियो से लर्न हो जाए फार्मूला, उसके बाद अगला वाला लेक्चर आप देखना, उसमें हम कैलकुलेशन देखेंगे, मैं एग्जाम्पल, इंटेक्स, एक्सरसाइज सब करवा दूंगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ आपके फ्रेंड्स को ग्रुप में भेजिए ताकि सबको पता चले कि भाई हाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आप भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की। धन्यवाद। भारत माता की जय। हर हर महादेव।